मुगल साम्राज्य, अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ताजमहल, है ना? लाल किला, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, यही सब। पर एक सवाल है, ये साम्राज्य मतलब करीब 200 सालों तक इतनी मजबूती से टिका कैसे रहा? देखिए, इसका राज सिर्फ तलवारों में नहीं था। राज छिपा था एक कमाल की, कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग में। आज हम इसी विशाल मशीन के एक एक पुर्जे को जरा खोल कर समझने की कोशिश करेंगे। तो इस साम्राज्य की इतनी लंबी उम्र का राज क्या था? इसकी चाबी है इसे एक विशाल इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देखने में। ये सिर्फ एक के बाद एक बादशाह की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जहां सेना, पैसा और शासन सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और यही वो फ्रेमवर्क है जिससे हम उनकी कामयाबी को समझ सकते हैं। देखिए, हर बेहतरीन आविष्कार किसी न किसी बड़ी समस्या का हल होता है ना? तो सवाल ये है कि मुगलों की ये जो प्रशासनिक मशीन थी, ये आखिर किस बड़ी चुनौती का जवाब थी? बस यही सवाल हमें इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर तक ले जाएगा। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखिए, किसी भी विजेता के लिए ना सबसे बड़ी चुनौती जंग जीतना नहीं होती। असली चुनौती होती है जीते हुए इलाके पर शासन करना। और मुगलों के सामने भी बिल्कुल यही दुविधा खड़ी थी। जैसे बाबर को ही ले लीजिए। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर उन्होंने नींव तो रख दी, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1530 में उनकी मौत हो गई। उन्होंने एक साम्राज्य जीता तो जरूर, पर उसे चलाने का कोई पक्का सिस्टम नहीं बनाया। और यहीं से असली समस्या शुरू हुई। बाबर के बाद आए हुमायूं, लेकिन उन्हें शेर शाह सूरी ने देश से बाहर कर दिया। इस वजह से क्या हुआ? एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम, एक शून्य पैदा हो गया। और एक स्थिर सिस्टम बनाने का जो काम था, वो और भी लेट हो गया। मतलब साम्राज्य जीतने और उसे चलाने के बीच का जो गैप था, वो बढ़ता ही जा रहा था। और फिर मंच पर आते हैं अकबर, वो मास्टर आर्किटेक्ट जिन्होंने इस विजेता की दुविधा का हल निकाला। उन्होंने एक मिलिट्री कब्जे को एक परमानेंट और आसानी से चलने वाले राज्य में बदलने का एक ग्रैंड ब्लूप्रिंट, एक भव्य खाका तैयार किया। तो अकबर का पहला और सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या था? वो थी मनसबदारी प्रणाली। अब ये है क्या? इसे एक तरह का एक यूनिक ग्रेडिंग सिस्टम समझिए। एक ऐसा सिस्टम जिसने एम्पायर के हर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर का पद और उसकी जिम्मेदारी सब कुछ तय कर दिया। ये सिर्फ बड़े लोगों की कोई लिस्ट नहीं थी, नहीं, ये तो वो स्टील फ्रेम था, वो इस्पाती ढांचा था जिसने पूरे साम्राज्य को कसकर पकड़ रखा था। ये सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत ही कमाल के डुअल रैंक स्ट्रक्चर से। हर मनसबदार की एक जात रैंक होती थी जो उसकी पर्सनल हैसियत और सैलरी तय करती थी, और एक सवार रैंक होती थी जो ये बताती थी कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने होंगे। जात से जिंदगी, सवार से सैनिक, कितना सिंपल है। इस एक हल ने पर्सनल स्टेटस को सीधे सीधे मिलिट्री जिम्मेदारी से जोड़ दिया। ठीक है, लोगों को ऑर्गेनाइज करने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब एक और भी बड़ी समस्या सामने आ गई कि भाई, इन सबको सैलरी देने और इस पूरी मशीन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसका जवाब था अकबर का दूसरा शानदार समाधान, दहसाला प्रणाली। राजा टोडरमल की मदद से तैयार की गई ये व्यवस्था एम्पायर के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद इनकम का सोर्स बन गई। अब हर साल टैक्स ऊपर नीचे नहीं होता था, बल्कि टैक्स लोकल पैदावार और कीमतों के 10 साल के एवरेज पर आधारित था। ये अपने आप में एक क्रांति थी। इससे किसानों को भी स्थिरता मिली और शाही खजाने को एक पक्की आमदनी। और ये सिस्टम ना बड़ा साइंटिफिक था। जमीन को उसकी पैदावार के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली पोलेज, जिस पर हर साल खेती होती थी। दूसरी परौती, जिसे कुछ समय खाली छोड़ा जाता था। तीसरी चाचर, जो कई सालों से खाली पड़ी थी। और चौथी बंजर, जो खेती के लायक नहीं थी। पीपीसीबी ये क्लासिफिकेशन दिखाता है कि ये सिस्टम कितना डिटेल्ड था। लेकिन अकबर का ब्लूप्रिंट सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं था। वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि इतने डाइवर्स एम्पायर को चलाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग भी उतनी ही जरूरी है। तो उन्होंने जजिया जैसे टैक्स खत्म किए, धार्मिक बहस के लिए इबादत खाना बनवाया। वो एक ज्यादा इंक्लूसिव और इसीलिए ज्यादा स्थिर मशीन बना रहे थे। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि वफादारी पर भी चलती थी। अब बात करते हैं अगली पीढ़ी के शासकों की। इन्हें आप अकबर की बनाई इस मशीन का मैकेनिक और ऑपरेटर समझ सकते हैं। उनका काम था इस ब्लूप्रिंट को और बेहतर बनाना, इसे फाइन ट्यून करना। ये शाही मशीन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर थी। पूरा साम्राज्य सूबों में बटा था।
सूबों को आगे सरकारों यानी जिलों में बांटा गया था और फिर परगनों में। इस हायरार्की ने ये पक्का किया कि राजधानी से कंट्रोल बिना किसी रुकावट के सीधे गांवों के लेवल तक पहुंचे। जहांगीर ने इस मशीन में एक बड़ा ही क्लेवर अपग्रेड किया, दुअस्पा सिंह-अस्पा सिस्टम। इसके तहत एक मनसबदार अपनी जात रैंक बढ़ाए बिना अपनी सवार रैंक को डबल या ट्रिपल कर सकता था। ये जरूरत पड़ने पर सेना को तेजी से बढ़ाने का एक शानदार जुगाड़ था, है ना? शाहजहां के समय तक सिस्टम में एक बग सामने आने लगा। प्रॉब्लम ये थी कि अधिकारियों को सैलरी के तौर पर जो जमीन दी जाती थी उससे उतनी कमाई नहीं होती थी जितनी कागजों पर लिखी होती थी। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्होंने माह पद्धति या मंथ स्केल सिस्टम शुरू किया। तो माह पद्धति का मतलब ये था कि सैलरी को असलियत के हिसाब से एडजस्ट किया गया। मान लीजिए अगर किसी जागीर से उसके कागजी मूल्य का सिर्फ 6 महीने का ही रेवेन्यू आता है तो अधिकारी की सैलरी भी उसी हिसाब से तय होती थी। ये मशीन के फाइनेंशियल पहियों को स्मूथ चलाने के लिए एक ज़रूरी और प्रैक्टिकल सुधार था। और अब आते हैं औरंगजेब के दौर में। ये वो समय था जब इस शाही मशीन को उसकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा धकेला गया और नतीजा वो ओवरहीट होकर चरमराने लगी। सिस्टम पर बढ़ते स्ट्रेस का पहला संकेत था एक बड़ी पॉलिसी का यू टर्न, जजिया टैक्स, जिसे अकबर ने 1564 में एक साथ मिलकर चलने वाला राज्य बनाने के लिए खत्म कर दिया था। उसी जजिया को औरंगजेब ने 1679 में फिर से लागू कर दिया। ये ओरिजिनल ब्लूप्रिंट से एक बड़ा बदलाव था और इसने साम्राज्य के सामाजिक ताने-बाने पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। औरंगजेब के दौर का सबसे बड़ा आर्थिक संकट था जागीरदारी संकट। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मनसबदारों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें सैलरी के तौर पर देने के लिए अच्छी प्रॉफिटेबल जागीरें यानी जमीनें ही नहीं बची थीं। इसे बेजागीरी की हालत कहा गया और ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी घातक कमी थी। 49 साल औरंगजेब ने लगभग आधी सदी तक हुकूमत की। ये एक ऐसा लंबा दौर था जो लगातार जंग और विद्रोहों से भरा हुआ था। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन को उसकी ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल दिया और उसे पूरी तरह से थका दिया। तो आखिर में मुगलों की विरासत क्या बची? क्या सिर्फ शानदार इमारतें या कुछ और भी था? मुगलों की असली और सबसे टिकाऊ विरासत उनकी इमारतें नहीं बल्कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। ये जो मनसबदारी सिस्टम था, जमीन का क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू मॉडल, ये सब वो प्रशासनिक डीएनए था जिसे बाद के शासकों यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी अपनाया और अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आखिर एक साम्राज्य को बनाने में ज्यादा शक्तिशाली क्या है? वो तलवार जो जमीन जीतती है या वो सिस्टम, वो हिसाब किताब, वो स्प्रेडशीट जो उस जीत को एक परमानेंट ताकत में बदल देती है?